सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस देने वाले पक्ष की फाइनेंशियल हालात खराब हो जाएं, तब ऐसी मांग क्यों नहीं होती कि मेंटेनेंस कम कर दिया जाए। कि अगर डाइवोर्स के बाद पति गरीब हो जाए तो क्या पत्नी तब भी वेल्थ इक्वलाइजेशन की मांग करती रहेगी। 498A के केस में या फिर किसी और तरह के डाइवोर्स केस में या फिर दूसरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बाकी सारी प्रॉब्लम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एलिमनी या मेंटेनेंस की। एलिमनी क्या है, मेंटेनेंस क्या है, क्या मेंटेनेंस बिना डाइवोर्स के भी मिल सकता है, कितना एलिमनी या मेंटेनेंस देना पड़ेगा या मिलेगा, क्या मेंटेनेंस केवल पत्नी को मिल सकता है या फिर पति को भी मिल सकता है, अगर पत्नी ज्यादा कमाती है तो क्या होगा, अगर पत्नी की अपनी प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, अगर एक बार कोर्ट के एलिमनी देने के बाद पति ज्यादा कमाने लगे या दिवालिया हो जाए तो क्या होगा, अगर पति बाद में कम कमाने लगे तो क्या होगा, मेंटेनेंस कब तक देना होगा, किन किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस मिल सकता है, किन किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस मना हो सकता है। ये सब बातें खास तौर पर तब ज्यादा परेशान करती हैं जब डाइवोर्स से पहले पति और पत्नी पक्ष में मनमुटाव ज्यादा हो गया हो। ऐसे में वकील और बाकी लोग भी मामले को कई बार बहुत बड़ा चढ़ाकर बहुत फायदा उठाते हैं और निर्दोष लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें पूरी डिटेल में बताऊंगी और आसान शब्दों में समझाऊंगी ताकि एलिमनी या मेंटेनेंस से जुड़ा कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके मन में बाकी नहीं रह जाए। हम इसी साल दिसंबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से बात करेंगे ताकि सारी इंफॉर्मेशन अपडेट और ऑथेंटिक हो। बस आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा हो, इसलिए एक तरीका ये है कि मैं बस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बता दूं और डिटेल्स नहीं बताऊं, पर बिना डिटेल्स के आप इन गाइडलाइन को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये मामला परिवार से जुड़ा है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, पर फिर भी अगर आपको सिर्फ गाइडलाइन देखनी है तो कमेंट में लिखकर मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आपको भेज दूंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के चैप्टर्स भी दे रही हूं। आप पूरा वीडियो ना देखते हुए उस चैप्टर पर सीधे भी जा सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, पर मैं फिर कहूंगी कि पूरा वीडियो देखिए ताकि आप पूरा लाभ उठा सकें और कहीं कोई गलती ना हो। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और ऑल बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्कार, मैं सुप्रभा और आप देख रहे हैं जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत। तो सबसे पहले ये जान लें कि आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एलिमनी एक तरह का लमसम यानी एक मुश्त पेमेंट है और मेंटेनेंस एक पीरियोडिक पेमेंट है, जैसे कि हर महीना या हर 6 महीने में दिए जाने वाला पेमेंट। इसी तरह से कई बार डाइवोर्स होने के बाद दिए जाने वाले मेंटेनेंस को भी एलिमनी कहा जाता है। पर एलिमनी और मेंटेनेंस शब्दों के चक्कर में ना पड़कर चलिए असली मुद्दे को ध्यान से समझते हैं। तो दूसरी बात हमें यह समझनी है कि भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं और सबके एलिमनी और मेंटेनेंस कानून अपने अपने हैं। पर ध्यान रहे कि जब हम हिंदू कहते हैं
तो उसमें हिंदू के अलावा सिख, बौद्ध और जैन भी आते हैं, और इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज नहीं आते। तो आज हम हिंदुओं के एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करेंगे। इसके अलावा किसी भी धर्म का व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकता है। अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है तो फिर पति पत्नी किसी भी धर्म में रहे हो, फिर डाइवोर्स और मेंटेनेंस वगैरह इसी के अंदर होगा। पर इस एक्ट में जो नियम एलिमनी और मेंटेनेंस के हैं वो हिंदू एक्ट की तरह ही हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि हालांकि हम सोचते हैं कि मेंटेनेंस की बात तभी उठती है जब डाइवोर्स होता है, पर एलिमनी और मेंटेनेंस के मामले केवल डाइवोर्स के समय नहीं होते। इनफैक्ट ये मामले दो तरह से हो सकते हैं। पहला, जब मामला डाइवोर्स का ना हो पर पति अपनी पत्नी की ठीक से देखभाल ना कर रहा हो। दूसरा, जब मामला डाइवोर्स का हो। तो पहले उन मामलों को देखते हैं जिसमें डाइवोर्स की बात ना हो। ऐसे मामलों में होता यह है कि पति अपनी पत्नी, बच्चों आदि को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देता है और किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं देता, पर मामला डाइवोर्स तक नहीं पहुंचा होता है। इसके अलावा कई बार पति ने पत्नी को छोड़ दिया होता है पर डाइवोर्स की कोई मांग नहीं उठी होती। ऐसे में वो पत्नी, बच्चे और बाकी सदस्य जो पति पर डिपेंडेंट हैं वो क्या करें? तो ऐसे में मेंटेनेंस की मांग दो कानूनों के अंदर उठाई जा सकती है। पहला, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और दूसरा सीआरपीसी की धारा 125। ध्यान रहे कि सीआरपीसी की धारा 125 अब बीएनएसएस की धारा 144 हो चुकी है, पर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अब इसमें से हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर जिन लोगों को मेंटेनेंस मिल सकता है वो है वाइफ, विडोड डॉटर इन लॉ, बच्चे, शादीशुदा पुत्री जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, पेरेंट्स और कोई भी डिपेंडेंट इंसान। इस कानून के तहत पत्नी के रखरखाव की जिम्मेदारी पति की है, इसलिए इसमें पत्नी को डाइवोर्स के बिना भी मेंटेनेंस का अधिकार है। इस कानून के तहत अगर पत्नी कुछ खास कारणों की वजह से पति से अलग रह रही हो तब भी उसको मेंटेनेंस का अधिकार होता है। जैसे कि अगर पति ने पत्नी को छोड़ दिया हो या पत्नी के साथ क्रूरता की हो या पति को लेप्रेसी जैसी बीमारी हो या उसकी कोई और भी पत्नी हो या उसने धर्म परिवर्तन करा लिया हो इत्यादि। इसी तरह से सीआरपीसी 125 के अंदर भी वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस लिया जा सकता है, पर 3 कारणों से इन कानूनों के तहत मेंटेनेंस मना हो सकता है। पहला, अगर पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के और बिना पति की मर्जी से अलग रह रही हो। दूसरा, पत्नी के किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन हो। तीसरा, अगर पत्नी ने धर्म परिवर्तन करा लिया हो तो। इसके अलावा ध्यान रहे कि हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस में पत्नी की अपनी खुद की कमाने की क्षमता का कोई महत्व नहीं है, पर सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस की मांग के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि सीआरपीसी में मेंटेनेंस की मांग के लिए जरूरी है कि वाइफ खुद को मेंटेन ना कर सकती हो, यानी खुद को मेंटेन करने में अक्षम हो। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर मामला फैमिली कोर्ट में किया जा सकता है और सीआरपीसी के अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर हो सकता है। तो ये हुई बिना डाइवोर्स के मेंटेनेंस की बात। अब हम आते हैं उन केसेस में जबकि मामला डाइवोर्स का हो। तो इस तरह के मामले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर रेगुलेट होते हैं और ये मेंटेनेंस भी 2 तरह का हो सकता है। पहला है
ऐसा मेंटेनेंस जो कि डाइवोर्स के मामले के दौरान मांगा जाए, यानी कि अभी डाइवोर्स की डिक्री नहीं हुई हो और मामला कोर्ट में चल ही रहा हो और इस बीच में मेंटेनेंस मांग लिया जाए। दूसरा, ऐसा मेंटेनेंस जो डाइवोर्स हो जाने के बाद भी दिया जाना हो। डाइवोर्स के मामले के दौरान जिस मेंटेनेंस की मांग होती है वो कहलाता है इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे। इसकी मांग पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के अंदर और सीआरपीसी की धारा 125 दोनों के अंदर कर सकती है। डाइवोर्स के मामले 2-3 साल तक चलते ही हैं। इस दौरान अगर पत्नी और बच्चों की कमाई का कोई जरिया नहीं है तो वो कैसे रहेंगे? इसलिए वो पति से इंटरिम मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, पर मेंटेनेंस डिफॉल्ट में नहीं दिया जाता। इसके लिए मांग करनी होती है और ये साबित करना होता है कि पत्नी डाइवोर्स के दौरान अपने को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पति से डाइवोर्स के लिए करे गए कोर्ट केस के खर्चे की मांग भी करी जा सकती है। ये मेंटेनेंस लमसम यानी एक मुश्त भी मिल सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है, यानी हर महीने या हर 6 महीने। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फाइनेंशियली पत्नी पति से ज्यादा सक्षम है तो पति भी इस मेंटेनेंस की मांग सेक्शन 24 के अंदर कर सकता है, पर सीआरपीसी की धारा 125 के अंदर पति मांग नहीं कर सकता, केवल पत्नी मांग कर सकती है। इंटरिम आपको अपनी डाइवोर्स पिटीशन के साथ ही करनी होती है, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं डाइवोर्स के बाद की मेंटेनेंस के ऊपर। इसकी मांग पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 25 के अंदर और सीआरपीसी की धारा 125 दोनों के अंदर कर सकती है। ध्यान दीजिए कि इंटरिम मेंटेनेंस की मांग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के अंदर की जाती है और इस मेंटेनेंस की मांग सेक्शन 25 के अंदर। यह भी लमसम यानी एक मुश्त मिल सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है, जैसे कि हर महीने। और इंटरिम मेंटेनेंस की तरह अगर फाइनेंशियली पत्नी पति से ज्यादा सक्षम है तो पति भी इस मेंटेनेंस की मांग सेक्शन 25 के अंदर कर सकता है। अंतरिम मेंटेनेंस की तरह सीआरपीसी की धारा 125 के अंदर पति इसकी मांग नहीं कर सकता, केवल पत्नी मांग कर सकती है। उसी तरह इस मेंटेनेंस की मांग आपको अपनी डाइवोर्स पिटीशन के साथ ही करनी होती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक और बात कि अगर डाइवोर्स के समय आपकी अपनी कमाई का कोई जरिया था तो भी आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। अगर आपको कोर्ट ने डाइवोर्स के समय एलिमनी दिया था और उस समय आप कमा नहीं रहे थे पर बाद में कमाने लग गए, तब मेंटेनेंस बदल भी सकता है। इसी तरह अगर पति डाइवोर्स के समय कम कमा रहा हो और बाद में ज्यादा कमाने लग जाए तो पत्नी के मेंटेनेंस को बदला जा सकता है। इन सब के अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मुझे कितना मेंटेनेंस मिल सकता है या कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो चलिए अब इन सब बातों को अभी हम इसी महीने की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ आसान शब्दों में पूरी गहराई से समझते हैं। तो अभी 19 दिसंबर 2024 को दिए अपने जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को बिल्कुल साफ कर दिया है। इस केस में शादी 31 जुलाई 2021 को पुणे में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई। यह दोनों पक्षों की दूसरी शादी थी। पति ने 2020 में अपनी पहली पत्नी से लगभग 20 साल की शादी के बाद तलाक लिया था और उसके 2 बच्चे थे। वो यूएसए में काम करता था। इस दूसरी शादी के बाद जल्दी ही कलह शुरू हो गई और उसका मेन रीजन बताया गया कि पति अपने बच्चों, पूर्व पत्नी और बीमार पिता के साथ निरंतर जुड़ा रहता है, जो दूसरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं था।
पति ने आपसी सहमति से अलग होने की बात कही, पर पत्नी ने नहीं माना। पति ने 2022 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पत्नी उसके साथ मानसिक क्रूरता कर रही है और अपनी जान देने की धमकी दे रही है और उसके परिवार के खिलाफ झूठे क्रिमिनल केस दर्ज कर रही है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद एक 2 डाइवोर्स पिटीशन लगाई, पर वो किन्हीं कारणों से खारिज हो गई। तो सितंबर 2022 को पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की। पत्नी ने विरोध किया। इसके बाद पत्नी ने 2 आपराधिक मामले भी दायर किए, जिसमें एक तो पति की कंपनी के एक कर्मचारी के खिलाफ दायर की गई और दूसरी पति और ससुर के खिलाफ दायर की गई। इसमें 498A जैसी धाराएं भी लगाई गई। अब इस मामले में पति के खिलाफ 2022 में एक लुकआउट सर्कुलर LOC जारी हुआ और उसको दिसंबर 2022 में मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह USA के लिए रवाना हो रहा था। जनवरी 2023 में उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसको लगभग 1 महीने तक हिरासत में रहना पड़ा। इस तरह होते होते मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पति ने संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत मैरिज को डिसॉल्व करने और डाइवोर्स के आवेदन किया। पत्नी ने पति की दलीलों का विरोध किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पति की याचिका खारिज करने की मांग करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि इस आवेदन को पूरी गहराई से जांचने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने पुणे के फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले में इस इशू पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स मान्य हो सकता है तो मेंटेनेंस या एलिमनी कितना होना चाहिए, या और कौन कौन सा अधिकार पति पत्नी को इस केस में मिल सकता है। इस ऑर्डर के बाद पति पत्नी पुणे फैमिली कोर्ट में गए और पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया और पुणे के वैवाहिक घर में मासिक रखरखाव और रहने का अधिकार मांगा। पत्नी ने भी ये दावा किया कि पति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देते समय अपनी कुल संपत्ति का 50% यानी 50% दे दिया था, जो लगभग 500 करोड़ रुपए था। इसके अलावा USA में एक घर भी, इसलिए उसको भी उसी तरह परमानेंट मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए जैसा कि पहली पत्नी को दिया गया था। पति ने इन दावों को इनकार किया और विरोध किया और अपनी बात कहते हुए मेंटेनेंस 20 से 40 लाख रुपए के बीच तय करने का आवेदन किया। फैमिली कोर्ट ने पक्षों की बातों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दी। कोर्ट ने पति पत्नी की स्थिति और जीवन स्तर, इनकम, खर्चे वगैरह को ध्यान में रखते हुए कहा कि पत्नी के पास अपना भी एक घर है जहां वह रह सकती है, इसलिए उनको 2 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस देना ठीक होगा और अगर रकम एक मुश्त दी जानी है तो 10 करोड़ रुपए की राशि ठीक होगी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को पढ़ा और जो कहा वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान से सुनिएगा। पहला, सबसे पहले तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत ही विस्तार से दिए गए जजमेंट में कई सारे पुराने केसेस को रेफर करते हुए ये माना कि ये केस सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 142(1) के अंदर डिसाइड करने के लिए फिट केस है और इसलिए डाइवोर्स अलाउ किया जा सकता है। इस केस के इस पक्ष पर कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में डाइवोर्स अलाउ हो सकता है, हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एलिमनी या मेंटेनेंस के मुद्दे पर आई और बहुत अच्छा एक जजमेंट दिया जिससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पुणे के फैमिली कोर्ट के डिसीजन को रेफर करते हुए कहा
कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि हर महीना ₹2 लाख मेंटेनेंस दिया जा सकता है या एक मुश्त 10 करोड़ रुपए दिया जाना ठीक होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने जजमेंट को रेफर किया। उसमें से पहला था शक्ति वर्सेस अनीता केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्सर इस तरह के मामलों में दोनों पक्षों के मेंटेनेंस क्लेम के बीच बहुत अंतर होता है और इस केस में भी कई बाकी केसों की तरह पत्नी ने अपना दावा पति की बहुत सारी प्रॉपर्टी के आधार पर किया है, जबकि किसी प्रॉपर्टी के पति के नाम पर होने के बारे में रिकॉर्ड में कुछ नहीं दिया गया है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकी केस को रेफर किया, जिसमें था विनी परमवीर परमार वर्सेस परमवीर परमार 2011, विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल 2012, रजनेश वर्सेस नेहा 2021, किरणजोत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद 2024। इन सब में मेंटेनेंस निर्धारित करने के लिए लगभग यही कहा गया था कि कोई एक फॉर्मूला सब केसेस पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सब केसेस में फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। पर फिर भी जिन चीजों को मेंटेनेंस डिसाइड करते समय देखा जाना आवश्यक है वो है आवेदक की सामाजिक स्थिति, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ये भी देखना होगा कि वाइफ और डिपेंडेंट बच्चों की रीजनेबल जरूरतें क्या हैं। इसको देखते समय खाना, कपड़े, रहने, मेडिकल सबका ध्यान देना होगा। आवेदक की एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखनी होगी। देखना होगा कि उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, ताकि ये जाना जा सके कि वो कितने सेल्फ सफिशिएंट है या डिपेंडेंट है। इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है या उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो उसको भी ध्यान में रखना होगा, ताकि ये जाना जा सके कि क्या वो वैसा ही जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं जैसा कि शादी के दौरान था। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा कि परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए क्या आवेदक को नौकरी की संभावना को ठुकराना पड़ा था, ताकि वो बच्चों का और बुजुर्गों का देखभाल कर सके और इस वजह से उनके करियर पर उल्टा असर पड़ा था। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस केस के फैक्ट्स पर वापस आई और उन कागजातों को देखा जिसमें इस केस में पत्नी ने आवेदन किया था। उसको देखते हुए उसने जो बातें कही वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहला, अक्सर ये देखा गया है कि मेंटेनेंस मांगते समय ये कोशिश होती है कि पहले तो मेंटेनेंस मांगने वाली पार्टी दूसरी पार्टी की सारी प्रॉपर्टी का हिसाब लेती है और फिर उस प्रॉपर्टी में इक्वलाइजेशन की मांग करती है। पर इसमें एक दिक्कत यह है कि ऐसी मांग तभी की जाती है जब दूसरी पार्टी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और अच्छी संपत्ति की मालिक हो, जबकि अगर डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस देने वाले पक्ष की फाइनेंशियल हालात खराब हो जाएं, तब ऐसी मांग क्यों नहीं होती कि मेंटेनेंस कम कर दिया जाए। कानून में इस तरह दो मापदंड नहीं हो सकते। पत्नी को मेंटेनेंस का पूरा पूरा कानूनी अधिकार है और जहां तक संभव हो मेंटेनेंस इतना हो कि उसका शादी के समय का जीवन स्तर बरकरार रहे। पर अगर एक बार सेपरेशन हो जाए तो फिर यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि पति जीवन भर अपने बदलते स्तर के हिसाब से उसको मेंटेन करता रहेगा। अगर पति से यह उम्मीद की जाने लगेगी तो फिर ये तो उसके जीवन भर के लिए उसकी प्रोग्रेस पर एक भार बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम ये जानना चाहेंगे कि अगर डाइवोर्स के बाद पति गरीब हो जाए तो क्या पत्नी तब भी वेल्थ इक्वलाइजेशन की मांग करती रहेगी?
इसी से जुड़ी दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि अगर हस्बैंड पर डिवोर्स के बाद कोई लगातार चलने वाली जिम्मेदारी आ जाए तो वो मेंटेनेंस में कमी के लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरह अगर मंथली मेंटेनेंस दिया गया है तो डाइवोर्स्ड वाइफ भी महंगाई या और उचित कारणों के आधार पर मेंटेनेंस बढ़ने के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि उसको कोई सीरियस बीमारी हो गई हो या किसी सोर्स से उसकी इनकम खत्म हो गई हो या कम हो गई हो इत्यादि। फिर वो वापस इस केस पर आई और कहा कि इस केस में पत्नी ने ना सिर्फ पति से स्टेटस इक्वलाइजेशन मांगा बल्कि उनकी पिछली पत्नी से भी स्टेटस इक्वलाइजेशन मांगा है। यह ठीक अप्रोच नहीं हो सकती। मेंटेनेंस जिन आधारों पर निर्धारित होगा वो हम पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा रजनीश केस में भी कहा गया था कि शादी कितनी लंबी चली थी इस पर भी मेंटेनेंस देखा जाएगा। पति की ये शादी सिर्फ लगभग 3-4 महीने ही चली थी और कोई बच्चे भी नहीं थे, जबकि पिछली शादी 19 साल चली थी और 2 बच्चे भी थे। उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि पति ने कहा था कि उन दोनों के बीच शादी केवल 3 महीने के लिए ही थी और इस दौरान कोई मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी भी नहीं बनाई गई थी, जबकि पिछली शादी में उनकी पूर्व पत्नी ने उनकी संपत्ति को बनाने में बहुत योगदान दिया था और इसलिए वह उन संपत्तियों में हिस्सेदारी की हकदार थी। पति ने यह भी कहा था कि इसके उल्टे इस पत्नी ने जो क्रिमिनल केसेस किए हैं उससे उनको नुकसान ही हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी और यह भी नोटिस किया कि पहला, पत्नी ने शादी के समय अपने एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को दिखाते हुए कोई एविडेंस नहीं दिया है। पत्नी ने अपनी एप्लीकेशन में कहा था कि उनको कुछ हेल्थ इशू हैं जिन पर मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी का खर्चा होता है, पर एसेट एंड लायबिलिटीज में जहां पर मेडिकल डिटेल्स बतानी होती है उन्होंने लिखा है कि नॉट एप्लीकेबल। उन्होंने अपनी बीमारी या उस पर हुए खर्च का कोई सबूत नहीं दिया है। सो ये क्रिस्टल क्लियर है कि उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इसलिए इसको मेंटेनेंस डिसाइड करते समय नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी कोई दावा नहीं है कि वाइफ कोई जॉब कर रही थी और शादी के लिए उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा था और वो हाईली एजुकेटेड भी है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में एक बार वाइफ 8 करोड़ की एलिमनी के लिए राजी हो गई थी, हालांकि वो मामला बाद में डिसमिस हो गया था। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने पत्नी के खर्चे, इनकम, इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखा और कहा कि पत्नी की मंथली इनकम है लगभग 55,000 और उनका जनरल मंथली एक्सपेंसेस है लगभग 75,000। इसके अलावा उनके पास 25 लाख के एफडी, 24,000 के 2 आरडी, 4,86,500 के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 1,64,000 का पीपीएफ बैलेंस और 67,15,111 का बैंक बैलेंस है। इसके अलावा उनके पास 6,85,100 का सोना और 1,53,000 लगभग का चांदी भी है। इस तरह से वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। इसके अलावा उनके अकाउंट में हर महीने लगभग 2,50,000 का डेबिट क्रेडिट होता है और उनकी मंथली इनकम है लगभग 55,000। इस तरह से फैमिली कोर्ट ने जो महीनेवार 2 लाख या एक मुश्त 10 करोड़ की मेंटेनेंस तय की वो बिल्कुल ठीक है और पत्नी को दी जाती है। इसके अलावा पत्नी ने अपने वैवाहिक घर में रहने की अनुमति मांगी है, पर पति ने कहा है कि वो घर उनके बुजुर्ग और बीमार पिता का है और पत्नी का वैवाहिक घर नहीं है। पर
उस घर के अलावा पत्नी का अपने नाम पर अपना एक घर भी है जो कि रेंट पर है, यानी किराए पर है। पर अगर उनको उसमें रहना जाना पड़ता है तो जो कि करीब 25,000 पर मंथ रेंट उनको मिलता रहा था, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को ससुर का घर वैकेट 2 महीने के भीतर करने का आदेश दिया और इस वजह से उनको 2 करोड़ का एडिशनल अमाउंट दिया जाता है, ताकि अगर वो चाहें तो अपने लिए एक घर खरीद सकें और उसमें रह सकें, ताकि रेंट इनकम का नुकसान ना हो। इस तरह से कुल 12 करोड़ का भुगतान कोर्ट के ऑर्डर के 1 महीने के भीतर परमानेंट एलिमनी के रूप में पत्नी को कर दिया जाना चाहिए। ये पत्नी का पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। इसके अलावा पति और उनकी फैमिली ने अगर कभी कोई अमाउंट या ज्वेलरी या कोई और वैल्यूएबल पत्नी को गिफ्ट दिया है तो उसकी वापसी की कोई मांग नहीं होगी। इसके अलावा जो एफआईआर इस मामले में पति और उनके एम्प्लॉय के अगेंस्ट हुई थी उसको क्वॉश कर दिया गया। यह भी डिसाइड किया गया कि पत्नी को कोर्ट केस में लगे 3 लाख रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि मेंटेनेंस और एलिमनी किन किन आधारों पर डिसाइड हो सकती है, कैसे आपकी इनकम, प्रॉपर्टी, लाइफस्टाइल, पारिवारिक जिम्मेदारियां, शादी कितने साल टिकी, बच्चों का खर्च, परिवार के लिए करियर के सेक्रीफाइस, बीमारी जैसे सारे मुद्दों को मेंटेनेंस डिसाइड करने में ध्यान में रखा जाता है। आपने ये भी देखा कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को पूरा ध्यान से और सबूतों के साथ फाइल करना चाहिए। अब आप चाहे पति पक्ष से हो चाहे पत्नी पक्ष से, इन सब बातों का ध्यान में रखकर मेंटेनेंस का केस लड़ सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट किस तरह से मेंटेनेंस के जजमेंट देते हैं। इसलिए आप दोनों पक्ष अगर चाहें तो सोच समझकर कानूनी पचड़ों से बचते हुए, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता दिखाते हुए मामले को आपसी सहयोग से जल्द निपटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका परिवार खुशहाल रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मैं सुप्रभा और आप देख रहे हैं जिंदगी अनकट। और याद रखिए, आपकी जानकारी आपकी ताकत है।